मित्रों, हमारा नाम कौशल किशोर दिनकर है और वर्तमान समय में हम सहायक अध्यापक यूपीएस गोबरसंडा गदरोल पर शिक्षक कार्य हेतु तैनात हैं, जो कि जनपद शाहजहाँपुर और उत्तर प्रदेश में आता है। मित्रों, ख़ासतौर से शिक्षकों और जो वीडियो भविष्य में किसी के द्वारा दिखाई जाए तो हमारे प्यारे बच्चों, सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। और इस वर्तमान समय में कोरोना काल की विप्रलम्ब परिस्थितियों में जिनके परिवार में असहनीय घटनाएं हो चुकी हैं, उनके लिए मैं शोक संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा जाहिर सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं क्या हो सकता है। जैसा कि अन्य विभागों के द्वारा ये बताया जाता है कि शिक्षक जो हैं अपने विद्यालय में सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। अन्य विभागों को उनसे परोक्ष या अपरोक्ष रूप में कोई न कोई शिकायत बनी ही रहती है। तो खैर, उस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। पहले तो हम चर्चा करना चाहेंगे, जैसे आज की तारीख में हमारी गूगल मीटिंग हुई। उस गूगल मीटिंग में ई पाठशाला के संबंध में हमारे जो एआरपी महोदय हैं, सीनियर टीचर्स हैं, उनके द्वारा बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया गया। बहुत ही अच्छा उन्होंने समझाया और उनकी जो बोलने की शैली है बहुत ही प्रभावशील है। किसी भी टॉपिक को जब वो बताते हैं तो ऐसा बताते हैं कि जैसे कि वो किसी अपने से बात कर रहे हैं, मित्र जैसा अनुभव करा देते हैं। ये शिक्षक के अंदर ही कला होती है। तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनसे हमें आज कुछ सुझाव मिले भी हैं और हमने भी अपने व्यक्तिगत सुझाव शेयर किए हैं कि सिस्टम के द्वारा कुछ न कुछ या सरकार के द्वारा कुछ न कुछ ऐसी योजना लानी होगी, जिससे हमने ये देखा कि अगर हम विद्यालय के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले प्रमुख चीज़ क्या होती है? प्रमुख चीज़ ये होती है, अगर क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड नहीं है तो हमारा ये मान के चलिए आधा काम अधूरा है। और यदि सारे बच्चे स्कूल समय पर पहुंच जाते हैं और उस विद्यालय में यदि शिक्षक नहीं है तो समझ लीजिए कार्य अधूरा है। वो एक अलग बात है, किसी अन्य के द्वारा शिक्षा प्राप्त की जा सके या करा दी जा सके, या क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड नहीं है, कोई दूसरा माध्यम बना दिया जाए, पेड़ के नीचे बैठालकर शिक्षा को सुचारू रूप से सिखाया जाए, किंतु वो बात नहीं आ पाती जब तक सिस्टम से सिस्टम का तालमेल नहीं बनता है। बच्चों और टीचर के बीच में गिव एंड टेक और अट्रैक्शन की भावना नहीं पैदा होती है। अट्रैक्शन का मतलब उसकी ज़रूरत के हिसाब से टॉपिक जब उसको नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे दोनों के बीच में जो शिक्षा का आदान प्रदान होता है वो कहीं ना कहीं पर अधूरा रह जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बचपन में मैं जब छोटा था, कक्षा 5 में था, तो अक्सर मैं चाचा चौधरी की एक कॉमिक्स की किताब आया करती थी। तो उसमें एक टॉपिक था, हमने ये पढ़ा कि एक व्यक्ति के घर पर टीवी ख़राब हो जाता तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं और पूरा जोर लगा देते। अंतोगत्वा जो है नतीजा ये हुआ कि वो छोटा सा जो बच्चा होता है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं चाचा चौधरी को बुला के ले आता हूँ और वो टीवी ठीक कर देंगे। उनको सूचना मिलती है, चाचा चौधरी जो हैं घर पर पहुँचते हैं, पूछते हैं वैज्ञानिकों से, साइंटिस्ट से, इलेक्ट्रीशियन से, इंजीनियर। उस ज़माने के इंजीनियर टीवी से रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे मैकेनिक हुआ करते थे। बोले क्या समस्या? बोले कुछ नहीं, पूरा जोर लगा डाला
और टीवी नहीं स्टार्ट हो रही है। तो चाचा चौधरी ने कहा ठीक है, आप लोग क्लास के बाहर जाइए, यानी कि इस कमरे से बाहर जाइए, मैं देखता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दिया कि जो टीवी का मेन वायर होता है, क्या वो प्लग के अंदर लगाया गया, क्या वहाँ से करंट वास्तव में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो चाचा चौधरी ने, उनके पास एक टेस्टर था, उसमें लगा के देखा तो देखा करंट नहीं आ रहा। उसके बाद वो बाहर निकले तो मेन जो स्विच होता, फिर वहाँ से उन्होंने चेक किया तो वहाँ आ रहा था। तो उस फेस को उन्होंने चेक करके ठीक कर दिया, सप्लाई आने लगी, और जब सप्लाई आने लगी तो टीवी चलने लगा। फिर उस टीवी के अंदर कितने भी सर्किट्स हो हैं, उन सर्किट का होता है इस्तेमाल, यूज़ होता है। मगर मेन बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेन जहाँ से शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में शिक्षा का आदान प्रदान हो, वो कम्युनिकेशन स्किल जो पैदा हो रही है, तो वो कम्युनिकेशन स्किल या अपरेटस शिक्षक के पास तो है, किंतु उस बच्चे के पास नहीं है। और अगर उस बच्चे के परिवार में है तो वो खुद का उसका व्यक्तिगत नहीं है जिस पर वो शिक्षा ग्रहण कर सके, या अपनी मन की बात रख सके, या अपने घर पर जो वो होमवर्क कॉपी या किताब में कर रहा है उसको वो व्हाट्सएप के माध्यम से ई पाठशाला कार्यक्रम या प्रोग्राम में अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। क्योंकि वो जो मोबाइल है उस पर अधिकार क्षेत्र उसके पेरेंट्स का है, उसके परिवार का, उसमें जो परिवार के बड़े बड़े लोग होते हैं, मुखिया कह लीजिए या अधीनस्थ कह लीजिए, उन्हीं का होता है। बच्चों को बामुश्किल से मिल पाता है, और जब मिल पाता है तो वो शिक्षा, चूँकि कॉलेजेस हमारे बंद हैं तो वो उस चीज़ों पर ध्यान इसलिए नहीं जाता है, तो एक्स्ट्रा वो चीज़ें देखते हैं, तो उसमें वो दोषी नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश की परंपरा क्या है कि जिसे देखो शिक्षक पर ही आरोप किसी न किसी रूप में लगाता रहता है। तो एक छोटी सी घटना है, तो सारे देश की पुलिस को इकट्ठा किया गया एक जगह, और टॉपिक ये था कि हम ये कैसे पता लगाएंगे फला जगह जो चोरी हो गई है उसको कितनी देर में पता कर सकते हैं। अमेरिका का नंबर आया, उसने 2 घंटे में कर लिया। स्वीडन का नंबर आया, उसने 2.5 घंटे में किया। जापान का आया, उसने 3 घंटे में किया। और जब चाइना का नंबर आया तो उसने 3.5 घंटे में किया। इस तरीके से सभी देश बारी बारी से क्रम के अनुसार अपनी अपनी जो उनकी स्पीड थी, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, उसके माध्यम से उन्होंने चोर को जो खोजा है उसकी सूचना उन्होंने मेन उसका रिप्रेजेंटेशन करने वाला अधिकारी था उनके सामने प्रस्तुत किया। फिर भारत का नंबर आया, तो भारत का नंबर आया तो उनको जब भेजा गया तो किसी जंगल भेजा गया, वो चोर को पकड़ने के लिए गया, तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिला। उनको भालू मिल गया, भालू मिल गया, उसको पकड़ा और उसको एक बांस में नीचे रस्सी से बांधकर टांग दिया, लटका दिया, और बस शुरू हो गए कि चोर तो नहीं पकड़ में आया, अब इस भालू को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इसे कबलवा के ही रखेंगे, इसको ये सिर्फ बुलवाना है कि ये चोर है, इसी ने चोरी की है। जब तो कहने का तात्पर्य क्या है, ज़बरदस्ती किसी एक व्यक्ति पर वर्डन डालना ये उचित नहीं है। इसमें हम शिक्षक हैं, एआरपी हैं, एआरपी के ऊपर के जितने सीनियर्स टीचर्स हैं, उसके ज़िले लेवल पे, उसके बाद मंडल लेवल पर, फिर प्रदेश लेवल पर, अगर इन सब के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, माध्यम ख़त्म हो जाता है, तो ऊपर से जो चीज़ चली हुई है वो सही तरीके से बिल्कुल चल रही है। क्यों, कारण क्या है चलने का? क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, किसी विभाग में जॉब करते हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, टीचर होने के नाते हम अपने कर्तव्यों को समझते भी हैं, निर्वहन भी करते हैं। तो जिनके बीच में शिक्षा का माध्यम है और एंड्रॉयड मोबाइल का माध्यम है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन चली जाती है। अंततः एट लास्ट मोमेंट में जितना हमारा सरकार जो प्रयास कर रही है, सरकार का मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाए, भूख लगने पर उनको भोजन दिया जाए,
किताबें उनको दी जाए, या जो भी ऐसी जिसमें समस्या आती हैं, असुविधा होती है, तो सरकार के द्वारा निःशुल्क बाल अधिकार के अंतर्गत जो भी मौलिक अधिकार बच्चों को मिलने चाहिए वो मिलना चाहिए। प्रश्न यहाँ पर आके उठता है कि हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, क्या बच्चों के अंदर सही मानक में ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर से आउटपुट आ पा रहा या नहीं आ रहा है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा व्यक्तिगत हम टीचरों के माध्यम से, जनपद स्तरीय के माध्यम से कोई योजना, जनपद स्तर की जिला योजना समिति होती है, तो हम ऊपर ना जाके सबसे पहले हम छोटे स्तर पर ही मैं सुझाव देना चाहूँ, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। उचित लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सुझाव माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। तो किसी भी तरीके से जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, उनके पास एक नॉर्मल लेवल का एंड्रॉयड मोबाइल उनको उपलब्ध कराया जाए, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा ना हो, 5 या 6 हज़ार के बीच में हो। वो चाहे सरकार के माध्यम से कराया जाए, या सिस्टम के माध्यम से कराया जाए, या जिला योजना समिति के माध्यम से कराया जाए। किंतु जो बच्चे को मोबाइल दिया जा रहा है, तो हफ्ते में 6 दिन होते हैं, तो उस एक मोबाइल से 6 बच्चों को जोड़ना है आधार कार्ड के आधार पर, और बारी बारी से वो मोबाइल एक दूसरे में कम्युनिकेशन चेंज करते रहेंगे और छुट्टी के समय पर वो जमा कर देंगे। मान लीजिए एक मोबाइल से 6 बच्चे कनेक्ट होते हैं और हमारे स्कूल में 6 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें कितने मोबाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस आंकड़े के हिसाब से वो मोबाइल सिस्टम के द्वारा या योजना समिति के द्वारा उनको उपलब्ध करा दिया जाए। स्कूल के अंदर एक पैनल बना दिया जाए चार्जिंग के लिए, और रसोइया होती हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि मोबाइल को चार्ज करना है। तो सुबह उन्हें आना है और छुट्टी के टाइम पर जमा कर देना है। यदि उनके परिवार में कोई ठीक तरीके से है, तो महीने में 500 रुपये उनसे जमा कराए जा सकते हैं। और जो बच्चों का रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है, अंतिम वर्ष में वही मोबाइल उन बच्चों को गिफ्ट में दे दिया जाए, और जो बच्चों के द्वारा या उनके पेरेंट्स के द्वारा वो चीज़ जमा की गई है, धन जमा किया गया है, वो इनाम के तौर पर उनको दे दिया जाए। तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, और बच्चों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, वो निश्चित तौर पे हमें सफलता प्राप्त होगी। और भी बहुत से शिक्षक बंधु अपने अपने तरीके से इसमें विचार रख सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षक जब प्रयास करेगा, और शिक्षक ही नहीं, कोई भी एक आम आदमी प्रयास करता है, तो उसकी शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, किंतु हल्के हल्के प्रयास करते रहने से आने वाले भविष्य में उसका जो आउटपुट होता बहुत अच्छे तरीके से निकल सकता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एक व्यक्तिगत मैंने अपना विचार रख दिया है, बाकी के लोग जो हमारे सीनियर्स लोग हैं, ख़ास तौर से मैं महिलाओं से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट लेवल का ब्रेन होता है, उनका बच्चों से आपस का तालमेल बहुत अच्छा होता है। अब अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने अपने विचार आप लोगों के सामने रख दिए, आप लोग भी अपने अपने स्तर से अपनी वीडियो क्लिप बनाइए, और जो सबसे बेहतर सुझाव हो, जो सबसे बेहतर उपयुक्त, कम पैसे में योजना लागू हो सके, कुल मिला के जो ऊपर से जो भी सूचना आती है, तो उसका सही मानक में बच्चे के पास सही से आउटपुट पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। यदि उचित लगा हो तो शेयर करने के लिए तो नहीं कहूँगा, किंतु इतना मैं निवेदन अवश्य करूँगा, अपने अपने विचार अपने अपने तरीके से रखने का प्रयास करें। और जो माननीय महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी के द्वारा जो एक एजेंडा तैयार किया जा रहा बच्चों के लिए, उसमें हमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो, और जो हमारे लक्ष्य हैं, प्रेरणा लक्ष्य हों, चाहे वो दीक्षा ऐप हों या जो भी हों, उसको सही तरीके से उनके लक्ष्यों को हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।